आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सेशन है केवीएस पीआरटी के लिए साइंस का, केवीएस पीआरटी के लिए साइंस का क्लास 9th का, ठीक है ना। इसमें मैं आपको दो टॉपिक कराऊंगा। एक कराऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम, और एक कराऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, हिंदी में कहते हैं कार्य ऊर्जा परिमेय। ओके, मैं ये दोनों थ्योरम आपको कराऊंगा, इसको समझाऊंगा और फिर आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर यूज नहीं करते तब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, बस दोनों में टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने क्या कहा कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अगर ये कोई ऊर्जा है तो ये ऊर्जा किसी और ऊर्जा से बनी होगी और ये ऊर्जा किसी और ऊर्जा में परिवर्तित होगी, खत्म नहीं हो सकती। जैसे आपने मान लो अपने घर में फैन का स्विच ऑन किया, बल्ब का स्विच ऑन किया, तो फैन और बल्ब में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहां से आ रही है? आपको पता है बिजली बनती है तो हाइड्रो पावर प्लांट से पानी को गर्म करके, या फिर डैम से बनती है, वो किसी और मतलब डैम से बनती है, बांध से बनती है। तो बांध में क्या होता है, पानी को एक ऊंचाई तक रोका जाता है और उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। वो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। अब आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अगर पंखा है तो मैकेनिकल में, क्योंकि पंखा घूम रहा है। अगर लाइट है तो लाइट एनर्जी में। यानी कि ऊर्जा परिवर्तित होती है एक रूप से दूसरे रूप में, ना तो खत्म हो रही है ना ही बनाई जा रही है, ठीक है ना। चलो, ये तो रहा इसका डेफिनेशन वाला कंसेप्ट। अब इसको प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल कंसेप्ट में समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है, ये हाइट है h, ये पॉइंट है A, तो इस पॉइंट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है कि टोटल एनर्जी विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इसके सम को क्या कह दिया? टोटल एनर्जी। और इसी को कई बार कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सी। अब मान लो ये ए पॉइंट पे है तो इसके पास इस समय हाइट है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट ए कुछ ना कुछ होगी, और काइनेटिक एनर्जी एट ए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी इस समय मूव नहीं कर रहा। तो यानी कि अगर मैं ए पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालूं तो इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ओनली। क्यों? क्योंकि इस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब जैसे जैसे ही नीचे की तरफ गिरेगा, अब मान लो इसके पास हाइट बची है x, पूरी हाइट थी h, अब बची x। अब यहां पे इसके पास ये पॉइंट है B, यहां पे इसके पास कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मूव तो कर ही रहा है और हाइट अभी भी है। तो यहां पे जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ A प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। इसी तरीके से जब ये सबसे नीचे पहुंच जाएगा जमीन पे, मान लो C पॉइंट है, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी और काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। और पोटेंशियल क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइट अब बची नहीं है। टोटल एनर्जी एट C विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C, और पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो टोटल एनर्जी एट C इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C। ये समझ आया? हालांकि इसका प्रूफ भी है, क्लास 9th को कराया जाता है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। जितना मैं समझा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर कंसेप्ट समझने के लिए। अब सुनना, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ए पे जो टोटल एनर्जी है वो बी के इक्वल होगी और वही किसके इक्वल होगी? सी के। बस ये कंसेप्ट आपको समझना है। अगर आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल कर दोगे आधे समय में, और अगर आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते तब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल कर दोगे, बट फिर जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? डबल। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा डाटा में समझाता हूं। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 10 और काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 10। इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो हो गई 6, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा? 4। क्यों? क्योंकि टोटल अभी भी कितनी रहेगी? 10। अब सबसे बॉटम पॉइंट पे पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो अब काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 10, ताकि टोटल क्या रहे? 10।
एक्चुअल सिनेरियो मतलब प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता कि वो एनर्जी कंजर्व रहती है। क्यों? इसका प्रैक्टिकल फैक्ट बताता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो उसे एयर फ्रिक्शन तो लगेगा ना, हवा भी अपोज करेगी। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड केस पढ़ता है और यही पढ़ा जाएगा। अगर आपको ये और ये चीज समझ आ गई तो आप दुनिया में क्लास 9th पे बेस्ड, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, पूरे भारत में क्लास 9th पे बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई भी न्यूमेरिकल आधे समय में कर सकते हैं, मिड सेकंड्स में कर सकते हैं। ठीक है ना, ये रहा। अब दूसरी चीज है, चलो यही कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऊर्जा के संरक्षण नियम में। अब सुनना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 40 किलोग्राम का, एक ऑब्जेक्ट 40 किलोग्राम का 5 मीटर ऊंचाई तक है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, एम जी एच। एम की जगह 40, जी को मान लो 10, एच को मान लो, एच तो दिया 5, 4 पंजे 20, 400 पंजे 20, 2000 जूल। यानी कि इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2000 जूल। अच्छा मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि ये मूव तो कर ही नहीं रहा, ये मूव तो कर ही नहीं रहा। तो यानी कि टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 2000 जूल। क्लियर है बात? अच्छा, अब वो कह रहा है कि वो नीचे गिर रहा और आधा रास्ता गिर गया। आधा रास्ता गिर गया मतलब अब कितना बचा, 2.5। अब कितना बचा, 2.5। अब दिमाग लगाओ, अगर 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी आपकी, 2000, तो 2.5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1000 बिना पेन के। लेकिन टोटल एनर्जी तो अभी भी 2000 ही रहेगी। टोटल अभी भी कितनी रहेगी, 2000। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब काइनेटिक को कितना होना पड़ेगा, 1000, क्योंकि तभी तो इन दोनों को जोड़ के 2000 आ पाएगा। बस ये आपने किससे किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कराने की कोशिश करता हूं। उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे यहां चाहिए वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां कितनी वेलोसिटी है। कैसे, देखते रहना। ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते तो u0, हाइट कितनी हो गई, 2.5, 2.5 नीचे गिरा है ना, और g की वैल्यू 10, v² माइनस u² 2gh, u है 0, v² 2, g की जगह 10, h की जगह 2.5, तो v² बराबर 25 धाम 5 धाम 50। ठीक है ना, तो v बराबर √50। अब इस v की वैल्यू को यहां रख दो, हाफ की जगह हाफ, m की जगह 40, v का स्क्वायर √50 का स्क्वायर 50, ये कितना जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 1000 जूल। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में क्या आ रही है, सेम। लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो गया और ये आसान हो गया। ये जो नियम पढ़ाए जाते हैं ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्व, कोई भी नियम पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल में शॉर्टकट होता है, लेकिन हम लोग उससे डरने लगते हैं, इसलिए वो लॉन्ग कट बन जाता है। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। एक है अब इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग चाहो ना ऐसे भी कर सकते हो। आप लोग फिर चिल्लाते रहते हो कि स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा और हम लोग कहाँ से पढ़ें, किसका कोर्स खरीदे, ये वो। मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन करा दिया, आपको लगता है आपको समझ आ गया। आपने गूगल में सिंपली टाइप करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एमसीक्यू, बस दुनिया भर के आएंगे, सारे करते जाने। जो नहीं आए स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है। आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो कि आपका यूज करा जाए। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है वर्क हमेशा इक्वल होगा चेंज इन एनर्जी के। ये डेल्टा का सिंबल होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस हाइट पे है, इसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 10 जूल। आप इसे उठा के यहां ले गए, अब इसकी एनर्जी हो गई 25 जूल। तो कितनी एनर्जी का चेंज आया, 15 जूल का। अब ये 15 जूल का जो चेंज आया, यही तो आपका काम है, इतना ही तो आपने काम करा है, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है इसमें वो आप ही ले जा रहे हो ऊपर। तो यही हमारा क्या हो गया, वर्क। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि कार्य बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप यहां फ्रेम में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10, तो वर्क बराबर 15 जूल। समझ आया।
वर्क का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जो भी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वो आता है वर्क की वजह से, क्योंकि कुछ तो काम करा होगा ना। क्योंकि आपने अभी पढ़ा, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अपने आप तो बन नहीं सकती एनर्जी। तो अगर यहाँ 10 से 25 जूल बनी है, मतलब 15 जूल एनर्जी कहीं ना कहीं से सप्लाई हुई है, और वो वर्क हो गया। क्लियर है? चलो अब सारे क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है इलस्ट्रेट पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम ऐसे हिल रहा है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन बी, ये पोजीशन सी। जब वो बी पोजीशन पे गया तो उसके पास कुछ ना कुछ हाइट थी, तो बी पोजीशन पे इसके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब तक मैंने छोड़ा नहीं है इसे, यहां पकड़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक क्या होगी, 0। अब जैसे मैं इसे यहां से छोड़ूंगा, ये पोटेंशियल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक पे, और इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि अब हाइट नहीं है, और सारी की सारी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ 10 जूल थी, तो अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, 10 जूल। और ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से आगे ले जाएगा, और फिर दोबारा इसे हाइट तक ले जाएगा, और वो हाइट इसके इक्वल होगी, और वो पोटेंशियल, वो काइनेटिक इसमें बदल जाएगी पोटेंशियल। ऐसा अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन आपको भी पता है प्रैक्टिकल केस में, अगर आप एक पेंडुलम बनाते हैं, पेंडुलम क्या, एक धागे में पत्थर बांध के ऐसे हिलाते हैं, एक समय बाद रुकेगा ना, वो इसीलिए रुकेगा क्योंकि एयर फ्रिक्शन, ग्रेविटी इसको रोकेगी। लेकिन हमने क्या कहा कि हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड आइडियल केस। सबको कहा जाता है ना कि इस इंसान की तरह बनो, उस इंसान की तरह तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन अगर उसके पाथ को फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट अच्छे इंसान तो बन पाएंगे, इसीलिए हम आइडियल केस पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है ना। वाई डज द इवेंचुअली कम टू रेस्ट, कह रहा है ये जो बॉब है, ये बॉब इसे कहते हैं, जो लंगड़ सा ये मास है बॉब, कह रहा है रेस्ट में क्यों आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर इसी को आप स्पेस में रखोगे, ठीक है ना, ग्रेविटी फ्री सरफेस में, वैक्यूम में, ये जिंदगी भर ऐसे ऑसिलेट करता ही रहेगा। When an object of mass moving with a constant velocity v, how much work done should be, देखो एक ऑब्जेक्ट का मास है m, मूव कर रहा है वेलोसिटी v, इसको रोकना है 0, रोकना है 0, तो क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया था वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 0 माइनस हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, ये गया 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर वर्क का। यानी कि अब ना इसे इंस्टीट्यूट वाले या किताब वाले इस तरीके से बेचने की कोशिश करेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाते हैं तो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम से फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 17 इसी क्वेश्चन पे है कि कार को रेस्ट में ला रहे हैं इतना इतना इतना, देखा ना। तो अभी मैं फॉर्मूला बना चुका हूं, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ। अच्छा एक चीज समझते हैं, ये माइनस क्यों आया पता है, क्योंकि जब कोई गाड़ी मूव कर रही है, मानो ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है और आप इसे रोकना चाह रहे हो, स्टॉप का मतलब रोकना चाह रहे हो ना, रोकना चाह रहे हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और हम पढ़ा चुके हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, उसे कहते हैं नेगेटिव वर्क। जिस चीज को नेगेटिव वर्क वाली कहानी याद है वो कमेंट में जरूर लिखे, हाँ सर हमें याद है, क्योंकि ये सब एक लूप है। जब आप इस लूप के सारे कॉर्नर पकड़ लोगे ना, फिर इसे कैसे भी घुमाया जाए ये हिल नहीं सकता। लेकिन जब तक आप सारे कोने नहीं पकड़ोगे ये हिलता ही रहेगा और आपको लगता रहेगा कि ये चक्रव्यूह है, ठीक है ना। हाफ एम, एम की जगह क्या रखा जाएगा, कहा ये रहा 1500। आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी चलती है मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो 60/5/18 मीटर पर सेकंड हो गया का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वर्क। ये वाला क्वेश्चन देखो, वर्क पूछ रहा है, मास ये पहली वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो वर्क का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, अब मुझे डायरेक्टली रिजल्ट याद है ना इनिशियल, तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है, अगर आप किसी चीज को धक्का दोगे तो ऐसा थोड़ा ना वो 2 किलोग्राम से 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप हाफ एम कॉमन ले लो,
V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। हम लोगों ने डायरेक्टली ये फॉर्मूला रटा हुआ है, और प्रैक्टिस करके रटा हुआ है। प्रीवियस वाले एग्जांपल में याद करो, V2 0 था, सॉरी, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल है ना। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, V2 0 था, तो अगर V2 को 0 रखूंगा, अगर मैं V2 को 0 रख देता हूं तो क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू हाफ m माइनस V1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो ऊपर बनाया, ठीक है ना। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, हाफ की जगह हाफ रखो, m कितना दे रखा है 20, v कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये V1 ये V2 है ना, और हाफ 20, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, हो जाएगा 21, तो माइनस 210 जूल इज अवर आंसर। क्लियर है बात। तो एनसीईआरटी के सारे मैंने किस किस टॉपिक के करा दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है तो इसके कहीं से भी क्वेश्चन करें, किसी भी बुक से, चाहे आप किसी को फॉलो करते हो उससे क्वेश्चन करें, जो नहीं आता मुझसे